सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू थिंक टैंक यूपीएससी। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन कितना पूछता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये पीवाईक्यू वीडियो में आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। नहीं देखी है तो रिवाइज इकोनॉमिक थ्रू एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट में जाओ, पीवाईक्यू वीडियो इकोनॉमी की दिख जाएगी वहां पे। ठीक है, सारे टॉपिक्स इकोनॉमी से किससे कितने क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछे, ओवर द ईयर्स कितने क्वेश्चन इकोनॉमी में जनरल पूछे, सब डिस्कस्ड है वहां पे। ठीक है, तो वो जाके देखो, उसके बाद मालूम चलेगा कितना इंपॉर्टेंट ये सारे लेक्चर्स आपके लिए हैं। ठीक है, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी लाइव हैं, इन्फ्लेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। आज हम करने वाले हैं बीओपी, दैट इज 4th लेक्चर, पूरा समझेंगे। और साथ ही साथ रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है, उसको भी फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ हमारे साथ। ये है लोगो, ये है नाम, जुड़ जाइए। बहुत मशक्कत के बाद बनाया चैनल ये। ठीक है, जुड़ जाइए हमारे साथ, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, और ये रहा फिर शिखर तो मेरा बताया था आपको, वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स बनता जा रहा है। अब सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स करने वाले हैं फ्रॉम वेरी वेरी ऑथेंटिक रिसोर्सेज। ठीक, ये एक बहुत ही नॉमिनल फीस पे पेड कोर्स होगा। इससे आप डेफिनेटली मान के चलिए करंट अफेयर्स के आपको 6 से 7 क्वेश्चन बहुत प्यार से बनेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको वैसे फॉलो कर लिया। इसको मार्च एंड में लॉन्च करने वाले हैं, फिर से आपके सामने बोल रहा हूं। इसमें हम इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट टारगेट कर रहे हैं। आपसे सजेशन चाहते हैं कि इसमें आप और क्या चाहते हैं ऐसे एडिशन, आप बताइए। व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट करिए या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में ही आप बता सकते हैं। जो भी लगे अपना ओपिनियन से बताओ, बात करो। इसको एक इंक्लूसिव मैं कोर्स बनाना चाहता हूं। ठीक है, हमारी टीम तो ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुकी है इस पे। बाकी आप अगर कुछ बताना चाहते हो तो उसको भी इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके, चले आगे बढ़े। चलिए, ठीक है, आज मैं थोड़ा अपनी जो हमारी जो अप्रोच है उससे अलग जाके कुछ बात करना चाहता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज पहली बार मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं। देखो क्यों, बिकॉज बीओपी एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़े बिना आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। बीओपी के अराउंड बहुत ज्यादा क्या होता है क्या, तो फिर तो कहोगे सर बिना पढ़े किसी भी टॉपिक को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था कि यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हमें आपको बीओपी समझाना, एक ओवरव्यू देना, समझाना, रिवाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बीओपी नहीं आता, मैं मान के चलता हूं बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी मैं गारंटी देता हूं सिर्फ रिवाइज नहीं, आप पूरा समझ के जाओगे यहां से, साथ ही साथ क्वेश्चन भी लगा के जाओगे। ठीक है, समझ गए आप बीओपी होता क्या है। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी मैं एक वर्ड बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं, वो है रेसिडेंट। ठीक, मैं आपके दिमाग में ये बात बैठा देना चाहता हूं कि आप याद रखना, आपको पता तो होगा रेसिडेंट और सिटीजन में बहुत फर्क होता है, लेकिन हम आमतौर पे इसको जब समझते हैं तो दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। हमारे माइंड में हम लोग इन दोनों को एक कर देते हैं। अभी आपको पहले ही बोलता हूं, सिटीजन नहीं रेसिडेंट की बात हो रही है। सिटीजन मतलब नागरिक, जिसके पास हमारे देश की सिटीजनशिप है, नागरिकता है थ्रू ऑफिशियल मींस। रेसिडेंट मतलब जो रहता है इंडिया में। ठीक है, मतलब अगर कल को कोई यूएस सिटीजन कुछ टाइम के लिए इंडिया में रहने आ जाता है या इंडिया में जॉब करने आ जाता है, सिटीजनशिप उसकी यूएस की है, इंडिया में जॉब करने आया साल 2 साल 3 साल के लिए, तो वो रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा, पर सिटीजन थोड़ी ना कहलाएगा इंडिया का। यहां सारी बात रेसिडेंट की होगी। ठीक है, ठीक, अब देखो देखो बीओपी क्या है। बीओपी का अकाउंट है, बीओपी अकाउंट है क्या है, बीओपी में सारे हमारे देश के रेसिडेंट्स द्वारा इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक, अब एग्जांपल समझो। मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक इंपोर्टेड कार मंगाई बाहर से, मैंने एक इंपोर्टेड कार मंगाई। ठीक, स्पोर्ट्स कार है, बहुत अमीर हो गया हूं मैं, मैंने एक कार मंगाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने जर्मनी से एक कार मंगाई, मैं हूं यहां पे इंडिया में, मैंने एक कार मंगाई। ठीक है, ठीक, तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने इंपोर्ट करा, मैंने इंपोर्ट करा। ठीक, फॉर एग्जांपल जर्मनी में कोई और बैठा है, जर्मनी में आपके मान लो कोई XYZ पर्सन बैठा है, उसने इंडिया से क्या मंगाया, इंडिया से उसने ज्वेलरी मंगा ली। ठीक है, तो इंडिया क्या हो गया, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट हो गया। ठीक, ठीक, तो ये क्या है, यह है इंपोर्ट और यह है एक्सपोर्ट। और क्या,
और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स का ही नहीं, सर्विसेज का भी। जैसे कि अगर मुझे अपने चैनल के लिए बढ़िया सी एक वीडियो डिजाइन करवानी है, मैंने जो यूएस फर्म है, कोई यूएस में फर्म भी नहीं, कोई डिजाइनर बैठा है फ्रीलांसर, मैंने उससे कांटेक्ट करा कि भाई जरा मेरी वीडियो डिजाइन कर दो, मैंने पैसा किसको दूंगा, उसको दूंगा। तो पैसे का फ्लो क्या हो रहा है, इंडिया से यूएसए हो रहा है, बदले में उससे मुझे क्या आ रही है, सर्विस इंपोर्ट करी मैंने। तो सर्विस और गुड्स दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसमें रिकॉर्ड होगा, बीओपी में। और मान लो मेरे चाचा जी कहां चले गए, मेरे दादाजी चले गए बाहर कहीं, दुबई चले गए, जर्मनी चले गए, यूएस चले गए, वहां जाके फिर हमारे घर वालों को वो पैसा भेज रहे हैं कुछ कुछ, ठीक, उसे बोलते हैं क्या, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस। अब मैंने बोला था रेसिडेंट्स के लिए इनकमिंग, कहोगे सर वो तो रेसिडेंट है नहीं इंडिया के, वो तो नॉन रेसिडेंट होगा, बिल्कुल ठीक है, पर मैं तो रेसिडेंट हूं, पैसा वो मेरे लिए भेज रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो रेमिटेंस क्या है, इनकमिंग है, तो वो रिकॉर्ड होगा बीओपी में, बिल्कुल होगा। वो मुझे कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सब कहां इंक्लूड होगा, बीओपी में, ठीक है, ठीक। और क्या इंक्लूड होगा बीओपी में, अभी समराइज कर रहा हूं, पहले सुनते जाओ, ठीक। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, या फिर किसी कंपनी ने क्या करा, बाहर से कोई लोन लिया, बाहर से कोई लोन लिया, इंडिया की कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने फॉरेन कंट्री से कोई लोन उठा लिया इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग, लोन तो बोरोइंग होगा, उठा लिया, जिसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको उन्होंने लोन उठा लिया, ठीक। अब देखो क्या जब वो लोन उठाएगा तो इंडिया में कुछ इनकमिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पैसा इनकमिंग होगा, ठीक है, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, बीओपी में, बिल्कुल होगा रिकॉर्ड यूपी में, ठीक है। और क्या है, मान लो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई भी कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल आप ले लो, किसी कंपनी ने इंडियन कंपनी थिंक टैंक यूपीएससी, किसी कंपनी ने बाहर थिंक टैंक यूपीएससी में इन्वेस्ट कर दिया, एफडीआई की एक लिमिट होती है, अभी आगे बताऊंगा, इन्वेस्ट करा, तो क्या कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया, तो क्या इंडिया में पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये बीओपी में रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल होगा। किसी फॉरेनर ने एफडीआई नहीं करा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर्स ले लिए, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट याद है, पार्टिसिपेटरी नोट याद है, पी नोट, उसके थ्रू ले लिया, इंडियन पैसा आ रहा है, बिल्कुल, तो बीओपी रिकॉर्ड। मतलब अब समराइज करता हूं, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे इंडिया में पैसा आ रहा है या इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, दैट ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड अंडर बीओपी। ऑल द ट्रांजैक्शंस जिनसे पैसा आ रहा है वो बीओपी में क्रेडिट होते हैं, और वो ट्रांजैक्शंस जिससे पैसा जा रहा है वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब मुझे सीधी सी बात बताओ, साफ साफ, ठीक है, एक्सपोर्ट, मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा कि डेबिट ट्रांजैक्शन होगा, पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग बताओ, ठीक है, बताओ कोई आप, लेकिन रिकॉर्डेड में कैसे बताओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा, कैसे सोचना है यार, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, पैसा आएगा जाएगा, बस नहीं सोचना है कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट। हमारे देश में अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, हमारे देश से पैसा जा रहा है डेबिट में होगा। एक्सपोर्ट करूंगा तो बदले में पैसा आएगा ना, कहां जाएगा, क्रेडिट में। समझ गए, समझ गए। इंपोर्ट कर रहा हूं तो पे करूंगा फॉरेनर को, तो डेबिट। समझ गए इस बात को। कोई लोन उठा लिया तो क्या पैसा आएगा या जाएगा, अरे पैसा आएगा ना भाई, क्रेडिट। समझ गए इस बात को, इस चीज को याद रखना, दिस इज द बेसिक थंब रूल, कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बस ये देखना है, पता चल जाएगा एक क्रेडिट होगा कि डेबिट तरफ रिकॉर्ड होगा बीओपी में। ओके ओके, ठीक ठीक। अब देखो, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, बीओपी को हम लोग दो अकाउंट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया करंट अकाउंट, एक हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शंस आते हैं, अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, हमें तो हालांकि याद करना पड़ेगा ये, अब ये पूरा याद नहीं, रटवाऊंगा नहीं, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देके भेजूंगा, ठीक है। आपको ये क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि
ये कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं करंट अकाउंट में जो बेसिकली एसेट या लाइबिलिटी क्रिएशन नहीं करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली एसेट या फिर लाइबिलिटी क्रिएशन नहीं करते हैं। वैसे ये अंडरस्टैंडिंग लेना, ये कोई थंब रूल नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट बेसिस पे आप 99.99% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, बट आपको याद करना ही पड़ेगा। करंट अकाउंट में वैसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिससे एसेट जनरेशन या लाइबिलिटी जनरेशन नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट में ऐसे चीजें रिकॉर्ड कर जाती हैं जिससे एसेट क्रिएशन या फिर लाइबिलिटी क्रिएशन होता है, ठीक है। अब देखो, सॉरी, करंट अकाउंट में क्या करें, करंट अकाउंट में भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में दो हिस्से होते हैं, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिससे हम लोग बैलेंस ऑफ विजिबल्स भी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम्हें नहीं होना है, ठीक है। और ये पूछ भी सकता है कि डिफरेंस क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। याद रखना, सर्विसेज नहीं है यहां पे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनका जो बैलेंस होता है वो इसमें आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इसे हम लोग बैलेंस ऑफ विजिबल्स भी कहते हैं। ये एक पार्ट होता है किसका? करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट इटसेल्फ पार्ट होता है बीओपी का। तो बैलेंस ऑफ बीओपी अगर ये है, इसके अंडर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर फिर दो, बैलेंस ऑफ विजिबल्स एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। कितना फर्क है बीओपी में और बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है, समझ गए? ठीक, तो करंट अकाउंट का एक हिस्सा हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इसमें रिकॉर्ड होते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है? दैट इज बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जो भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो इसमें आता है। देखो, बैंकिंग, टेलीकॉम, ठीक है। आप, मैंने एग्जांपल देना, डिजाइन सर्विस मैंने एक्वायर करी, वो भी, ठीक। जितनी फैक्टर इनकम है, मेरे चाचा जी ने पैसा भेजा था ना, मेरे चाचा जी ने जो पैसा भेजा था वो यहीं पर आएगा, ठीक है। कहां आएगा? ट्रांसफर में आएगा, सॉरी, फैक्टर इनकम में नहीं आएगा। ये क्या है? एम्प्लॉय कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम। मतलब आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका जो डिविडेंड आ रहा है, जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या होगा? अब कहोगे सर एसेट क्रिएशन तो आपने बोला था इसमें आता नहीं है। बेटा, एसेट क्रिएशन की बात नहीं हो रही है, उस एसेट से जो इनकम आ रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे फैक्टर इनकम में, ठीक है। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये जो आ रहा है वो यहाँ पे आएगा। बट वो एसेट क्रिएशन के लिए जो पैसा आपने बाहर भेजा, जब आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा था कोई लैंड खरीदने के लिए बाहर, वो कहां होगा? वो यहां पे होगा। समझ गए इस बात को? ठीक, ठीक, समझ गए। जो रेमिटेंसेस मेरे दादाजी भेजेंगे, जो गिफ्ट भेजेंगे, ग्रांट्स भेजेंगे, वो यहां आएगा। मतलब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, जिसमें से हम लोग गुड्स को अलग बैलेंस ऑफ ट्रेड में गिनते हैं और सर्विसेज को बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में अलग गिनते हैं। फैक्टर इनकम जो हमारे को आ रही है, या और जितने भी रेमिटेंसेस, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स आ रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। यूनिलेटरल क्यों कहते हैं? बिकॉज एक तरफ ट्रांसफर हो रहा है, बदले में ना एसेट जनरेशन हो रहा है ना ही लायबिलिटी जनरेशन हो रहा है। ये है करंट अकाउंट का पार्ट। इतना समझ गए आप? समझ गए ना? अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ऐसे ज्यादातर होते हैं जो एसेट क्रिएशन करते हैं, लायबिलिटी क्रिएशन करते हैं, जैसे कि एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआईज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोन, जो एग्जांपल दे रहा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, वो, या बैंकिंग कैपिटल, जो एनआरआई डिपॉजिट्स, जो हमारे एनआरआईज हैं वो डिपॉजिट करते हैं इंडियन बैंक्स में, ठीक है। समझ गए आप? ये है कैपिटल अकाउंट और ये है करंट अकाउंट। अब डिटेल में अंदर जाते जाएंगे, क्वेश्चन समझते जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चले, चलो। ये पीडीएफ कहां मिलेगी? चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल थिंक टैंक यूपीएससी। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सच एज लोन्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग कैपिटल फ्लोज। क्या कुछ गलत है? कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बता रहा है? लोन्स बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर दोनों आ गए, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो। बैंकिंग कैपिटल इनफ्लोज, बिल्कुल ठीक हो गया ये स्टेटमेंट। ग्रांट्स, रेमिटेंसेस एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। नहीं, अभी तो बताया ग्रांट्स रेमिटेंसेस कहां आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे। स्टेटमेंट हो जाता है गलत, तो 2 गलत हो गया। 2 गलत करते ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बहरहाल दैट इज नॉट अवर इंटेंशन, अवर इंटेंशन इज टू लर्न। द करंट अकाउंट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करंट अकाउंट में दोनों आते हैं,
ठीक, अगर इसने बोला होता कि करंट अकाउंट की बात कर रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएंगे। अगर इसने केवल बोला होता बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो गलत हो जाता। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? करंट अकाउंट का एक पार्ट है, उसके अंदर केवल गुड्स का ट्रांजैक्शन आता है, लेकिन यहां करंट अकाउंट की बात कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक, 1 और 3 में आंसर अपना पहला मिल चुका था, सी हो जाएगा। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़े। Which of the following transactions will be recorded in the current account? आप समझो फिर से, इंडिया इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, बताया था ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, बिल्कुल है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भाई? करेंट अकाउंट। ठीक, करेंट अकाउंट हो जाएगा। इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट्स, बिल्कुल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, करेंट अकाउंट। अ फॉरेन इन्वेस्टर परचेजिंग शेयर्स इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, ये तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल अकाउंट। पी नोट्स दिमाग में आ रहे हैं? हाँ, तो 3 गलत। करेंट अकाउंट पूछ रहा है ना, तो 3 उड़ते ही 2 बचे, 1 2 का 4, 1 2 एंड 4 सॉरी। एन इंडियन स्टूडेंट पेइंग ट्यूशन फी टू यूनिवर्सिटी अब्रॉड, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या कर रहा है वो? उसने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा, उसने क्या ली? फलानी यूनिवर्सिटी में जो कि इंडिया के बाहर है, अब्रॉड है, वहां पे एडमिशन लिया और पैसा दिया होगा उसको, तो पैसा हमारे देश से बाहर गया। ठीक है, मतलब डेबिट ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। 1 2 एंड 4 बिल्कुल ठीक हो गया, आंसर हो गया बी। समझ पा रहे हो किस तरीके से वर्क करता है बीओपी? हाँ, which one of the following best describes the balance of trade in the India's BOP? The difference between total exports and total imports of goods and services. इसको मत लगाया ना, सर्विस भी है इसमें, है ना। अगला देखो, the difference between total merchandise exports and merchandise import. ठीक, merchandise मतलब goods. It is the correct statement. Answer is B. Answer is B. देख रहे हो, शुरुआत के 5-10 मिनट समझा, चुटकी पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे ही है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे ही है। ज्यादातर चैप्टर्स आपके कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स फैक्चुअल हैं, दैट इज लाइक बैंकिंग में कुछ कुछ जो एरियाज हैं, जो स्कीम्स वगैरह हैं, वो आपके फैक्चुअल हैं, वो लर्न करा दिए थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। ठीक, फिर उसके बाद प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जो कि कैपिटल मार्केट का पार्ट है, वहां पे कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, सेबी के फंक्शंस, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के फंक्शंस, कब स्टैब्लिश हुआ ये स्कीम वो स्कीम, वो लर्न करा दिए थे। ठीक, फिर आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो फैक्चुअल है वो लर्न करा दिए थे। सारी बात होती चलेगी, चाहे फैक्चुअल हो, चाहे ही क्या हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक है, in the context of India's balance of payment, which of the following transactions will result in a credit entry? दिमाग में क्या होना चाहिए? पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ठीक, पैसा आएगा तो क्रेडिट, जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए हुए पैसे लौटाता है तुमको, तो फोन में मैसेज क्या आता है? ₹10,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट आता है ना। या जब सैलरी आती है तो क्या आता है? XXX अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ठीक, पैसा आ रहा है क्रेडिट, पैसा कट रहा है डेबिट। तो पैसा क्रेडिट एंट्री पूछ रहा है, देखो किसमें पैसा आएगा हमारे देश में? इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइडिंग आईटी सर्विस टू फॉरेन क्लाइंट्स। अब इंडियन सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा बदले में? बिल्कुल आएगा यार। 1, इंडिया रीपेइंग एक्सटर्नल डेट टू द वर्ल्ड बैंक, ना भाई, पैसा तो जा रहा है। 2 गया, 2 जाते ही ये गया, ये गया। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्फोर्स, इतना आसान, पैसा आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक। इंडियन रेसिडेंट्स सेंडिंग रेमिटेंसेस टू फैमिली मेंबर्स अब्रॉड। ठीक, इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इंडियन रेसिडेंट्स में कोई भी हो सकता है, मान लो कोई यूएस सिटीजन है, वो भी तो इंडियन रेसिडेंट हो सकता है। फिर मैंने पहले बताया था इसीलिए आपको। ठीक है, ठीक, सेंडिंग रेमिटेंसेस टू फैमिली मेंबर्स अब्रॉड, यहां पे रह रहा है, पैसा बाहर भेज रहा है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट एंट्री नहीं डेबिट एंट्री होगी। तो भाई क्या होगा? 1 और 3 ओनली। समझ गए? इतना आसान है, इतना आसान है। Which of the following describes the term current account deficit? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, करंट अकाउंट में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो करंट अकाउंट में आता है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट किसे बोलते हैं? डेफिसिट मतलब कमी, किस चीज की? जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से, मतलब अगर आप 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, है ना, माफ करना, अगर आप 100 रुपए का माल इंपोर्ट कर रहे हो और आप 50 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपके देश का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा है, पैसा ज्यादा जाएगा बाहर। एक्सपोर्ट कम है तो आपको फॉरेन कंट्रीज से पैसा कम आएगा। मतलब आसान भाषा में समझो, अगर आप 100 रुपए दे रहे हो, ठीक है, बदले में आपको 50 रुपए ही आ रहे हैं, तो आप 50 रुपए के नुकसान में हो कि नहीं हो? ठीक है, मतलब आप डेफिसिट में हो, समझे आप? तो व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? व्हेन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देन इट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसका उल्टा कब होगा? करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट से ज्यादा होंगे। ठीक है, इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है। ठीक है, डिबेट चलती रहती है कितना करंट अकाउंट डेफिसिट हेल्दी है। 2.5% पे कभी बात आती है, कभी 2% पे आती है। अलग अलग पैनल बिठाए जाते हैं, अलग अलग कमिटीज बिठाई जाती हैं, बट इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लेवल पे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, समझ गए आप? खासकर चाइना मेजर हमारा क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट का सरदर्द बना हुआ है। अब देखो, the excess of total imports of goods, services and transfer over total exports in a country's balance of payments, यही आंसर है। ठीक है, लेकिन देख लो सब है, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स। ऑप्शन बी में क्या है? ओनली गुड्स, इसलिए नहीं होगा ये, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, बिकॉज करेंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट नहीं है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स काउंट होते हैं, करेंट अकाउंट में दोनों गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होते हैं। ऑप्शन ए हो गया बिल्कुल करेक्ट। समझ गए इस बात को? एक टर्म है ट्विन डेफिसिट। कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा मुझे कि ये क्या होता है? ट्विन डेफिसिट क्या होता है, ये कौन बताएगा? देखते हैं। Which of the following transactions will be recorded under the capital account of India's BOP? ठीक, कैपिटल अकाउंट में देखना है क्या मोटा मोटी कि एसेट जनरेशन या लायबिलिटी जनरेशन हो रहा है। एफडीआई, एफडीआई तो बिल्कुल कैपिटल अकाउंट में आता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रेज्ड बाय इंडियन कंपनीज, लोन्स किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट्स, बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट्स, तीनों इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स का दो इन्वेस्टमेंट है, एक लोन है, किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आते हैं। क्या हो जाएगा भाई आंसर? 1 2 3 हो जाएगा। ओके, डी इज द आंसर। क्लियर हो रहा है सब? हाँ भाई क्लियर हो रहा है, आवाज आ रही है ना। Which of the following is the correct definition of foreign direct? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं जितने स्टूडेंट्स से मिलता हूं ना, 99% ऑफ देम से अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज एफडीआई, क्या फर्क है एफडीआई और एफपीआई में, तो बच्चे कहते हैं सर एफडीआई वो होता है जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, एफपीआई वो होता है जो स्टॉक्स वगैरह में किया जाए या फिर किसी छोटी मोटी कंपनी में किया जाए। ये थोड़ी ना कोई बात हुई। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप जनरल अगर ऑडियंस से कहे तो बिल्कुल समझ में आता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बात है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये, उनको इतना पता है, बहुत पता है। पर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको पता होनी चाहिए टेक्निकल चीज क्या है। कौन सी कमेटी थी? मायाराम कमेटी थी ना भाई, मायाराम कमेटी थी ना भाई। ठीक है, पूरा नाम क्या था? अरविंद मायाराम, ये इसके चेयरमैन थे, है ना। अरविंद मायाराम कमेटी ने डेफिनेशन दी है कि एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है, अगर कोई भी फॉरेन माफ करेगा, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया की किसी लिस्टेड कंपनी में आ रहा है और वो 10% से ज्यादा है, मतलब 10% से कम के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय अरविंद मायाराम कमिटी। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए, 10% से ज्यादा होना चाहिए,
तो वो एफडीआई में काउंट होगा। अगर 10% से कम है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई में काउंट होगा। ठीक, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है भाई, तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कितना भी हो 1% 2% उसको एफडीआई में ही काउंट करेंगे। मैं एक बार समराइज कर देता हूं, कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर 10% से ज्यादा है तो ही वो एफडीआई में काउंट होगा। अगर 10% से कम है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर 1 2 3% कितना भी इन्वेस्टमेंट है, 10 से कम ही क्यों नहीं है, वो एफडीआई में काउंट हो जाएगा। समझ जाना इस बात को। आजकल बहुत चल रहा है न्यूज में एफडीआई। इंडिया ने 1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस करा है रिसेंटली एफडीआई के क्षेत्र में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। ओके, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, डेफिनेशन आंसर देख लें पहले। आंसर क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एनी अमाउंट मेड इन इंडियन कंपनी, गलत हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% और मोर इन एन इंडियन लिस्टेड कंपनी थ्रू एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स, यही सही है। ठीक है, यही सही है। इन इंडिया एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। एफडीआई किस किस से प्रोहिबिटेड है भाई? सब में एफडीआई नहीं अलाउड है। ठीक है, किसी किसी में तो अलाउड ही नहीं है, वही पूछ रहा है। किसी किसी में तो अलाउड ही नहीं है, किसी किसी में गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद, अरे यार गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है, किसी किसी में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउड है। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद ज्यादातर सेक्टर्स जो है उनके अंदर ऑटोमेटिक रूट तक 100% अलाउड है एफडीआई, बट कोई कोई अभी भी है जिनके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट्स ऑटोमेटिक अलाउड होता है। मान लो 70% तक का एफडीआई अलाउड होगा अंडर ऑटोमेटिक, लेकिन अगर 100% करना है, 70% से ऊपर जाना है तो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। बहुत गिने चुने सेक्टर्स हैं। ठीक है, किसी किसी को तो रिसेंटली 100 कर दिया गया, जैसे एफपीआई। ठीक है, एफपीआई पहले गवर्नमेंट अप्रूवल के अंडर आता था, बट अब ऑटोमेटिक रूट में 100% एफडीआई अलाउड है। किसमें? एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स में अलाउड ही नहीं है, जैसे कि लॉटरी बिजनेस, चाहे वो ऑनलाइन लॉटरीज हो, चाहे गवर्नमेंट लॉटरीज हो, चाहे प्राइवेट लॉटरीज हो, नॉट अलाउड। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, नॉट अलाउड, बिल्कुल ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस, नॉट अलाउड। गैम्बलिंग एंड बेटिंग, नॉट अलाउड। चिट फंड, निधि बैंक्स, इन सब में भी नॉट अलाउड। एग्रीकल्चर, जो आपका कोर एग्रीकल्चर है, वहां पे नॉट अलाउड। ठीक है, समझ गए आप? एग्रीकल्चर में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना? ओके, 1 2 3 4 तीन सभी में नॉट अलाउड है। आगे, अच्छा हाँ, ये देख लो एफडीआई का, भाई इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना। अभी क्या हुआ है, 2020-23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर भी था, उसमें सिंगापुर वाज द लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन इंडिया, फॉलोड बाय मॉरिशस, यूएस, नीदरलैंड्स एंड जापान। टॉप 5 लिखे, पता होना चाहिए। सिंगापुर नंबर 1 पे, मॉरिशस 2 पे, यूएस 3 पे, नीदरलैंड्स 4 पे और जापान 5 पे। पहले मॉरिशस हुआ करता था, बट अभी 2-3 साल से आपके सिंगापुर ही टॉप कर रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, इंडिया का टोटल एफडीआई इनफ्लो अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2024 तक के पीरियड में रिसेंटली इट क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन। ठीक है, यूएस डॉलर्स। इट इज अ बिग अचीवमेंट। इसका लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि इस पीरियड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से आए, गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, सिंगापुर से मैंने बताया ना, अभी 2-3 साल में ही क्या हो गया है, आपका इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस को क्रॉस कर गए हैं, वरना मॉरिशस हैव ऑलवेज बीन एट द टॉप। और अगर इस पीरियड में जो ये 1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस हुआ है, इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस मॉरिशस के ही हैं। ओके, आगे देख लो, अबाउट 20% ऑफ द एफडीआई केम थ्रू मॉरिशस। ठीक है, हाँ, तो देख लो 1 ट्रिलियन का लगभग 25% कहां से आया? मॉरिशस से ही आया है। ओके, इट वॉज फॉलोड बाय सिंगापुर 24%, यूएस 10%, नीदरलैंड 7%, जापान 6%, यूके 5%। पूरा पढ़ लो। ओके, ठीक, देखो जो एफवाई, ये फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, दोनों में कंपैरिजन जो हो रहा है, जो FY24 मतलब 23 से 24 वाला पीरियड था, उसका तो फर्स्ट हाफ था। अगर उससे हम 2024-25 का फर्स्ट हाफ का डेटा कंपेयर करें, देयर हैज बीन अ राइज ऑफ 26% इन एफडीआई इनफ्लोज। पीआईबी का डेटा है ये। ठीक है, बहुत आपको ये इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, एंड इंडिया
कि जितने भी मेक इन इंडिया पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, उन सब का आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईसीबीज रिफर टू लोन्स रेज्ड बाय इंडियन एंटिटीज, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। इन फॉरेन करेंसी फॉर कमर्शियल पर्पस, बिल्कुल ठीक है। कोई भी ऐसी जो कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें आप लोन रेज कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ईसीबीज रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई बिफोर द कैन बी बिल्ड। किसी किसी के लिए तो बेटा चाहिए होता है, किसी किसी के लिए नहीं चाहिए होता है। बेसिक स्टेटमेंट है तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए गलत हो जाता है। ECBs आर रेज्ड एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है। जो डिमांड एंड सप्लाई से तय होते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी पे ये रेज करा जाता है, बिल्कुल ठीक हो गया। 1 and 3 देख लो, करेक्ट पूछ रहा है ना, 1 and 3, ठीक। समझ गए आप इस बात को, क्लियर है, पूरी क्लैरिटी है। हाँ, अब देख लो एक बार, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये आपसे एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिया है यहां से, ठीक है। बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो रहा है, अपने गिरता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है डेफिसिट, तो ये आपका, और माइंड यू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी जो कि आरबीआई के पास होते हैं, बीओपी का ही हिस्सा होते हैं, तो ये ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक। अब इससे बताना है कि इसमें से ये 4 कंडीशन दी हैं, इसमें से व्हाट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर, बताना है, ठीक। पढ़ते हैं पहला, बहुत ध्यान सुनना, अंडरस्टैंडिंग पूरी बनवा दूंगा, कभी गलत करोगे ही नहीं। अ वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। अ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट, ठीक। मैं शुरू करूंगा यहां से आपको समझाने के लिए। अब मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे सारे रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मतलब जो कंपनी पहले 10 रुपए में एक सामान बना के 15 में बेच रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, क्या वो अब उतने में कर पाएगी? नहीं, क्योंकि सामान सारा महंगा हो गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो वो 10 की जगह वो 12 का बनाएगा, तो वो 15 का नहीं, फिर वो 17 का बेचेगा। तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो सामान 15 का बिक रहा था पहले, वो अब 17 का बिक गया है। मतलब हमारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया है, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटर के सामान है वो थोड़े ना महंगे हुए, वो उतने, मतलब हमारा सामान हमारे कॉम्पिटिटर्स के जो दाम है उससे ज्यादा का बिक रहा है। क्यों खरीदेगा कोई? हमारे सामान की, हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, और एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम होगी तो हमारे को जो फॉरेन से जो करेंसी आ रही थी, जो फॉरेन से करेंसी आ रही थी पेमेंट के तौर पे, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर हमारे देश में फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी, हमारी करेंसी बढ़ जाएगी, तो फिर हमारा जो रुपया है वो क्या हो जाएगा? वो वीक हो जाएगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और हमारा जो यूएस डॉलर का रेट है, एक्सचेंज रेट, वो ज्यादा हो जाएगा। इतने आसान है यार, इतना ही आसान है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो करेगा, है ना, डेप्रिसिएशन होगा इसके कारण इंडियन रुपये का। अब ये समझ गए, देखो बाकी फिर कैसा हल हुआ है। तो ये मैं कहता हूं इन्फ्लेशन जो है वो डोर है, वो डोर है किसका? आपके पूरी इंडियन इकोनॉमी का, जो यूपीएससी में कंसर्न पूछता है जहां से क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। इन्फ्लेशन क्या करेगा भाई? बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेगा डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी में। अब वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, जो अभी बताया, अभी क्या बताया, एक्सपोर्ट्स आपके कम हो जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, यही तो हो रहा है, तो समझाया, ठीक। तो अगर एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट का भी यही तो मतलब है कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। सेम, फॉरेन करेंसी इंडिया में कम आएगी और फिर आपकी उसकी डिमांड बढ़ेगी, और क्या होगा? जो ये गैप है इंडियन रुपी का, क्या लिखा था मैं, हाँ, यूएसडी इंडिया में कम हो जाएगा, या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम है, ऑब्वियसली इसके रेट ऊपर जाएंगे। ये भी क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। इंक्रीज इन एफडीआई, नहीं, ये तो नहीं कर सकता, है ना, ये नहीं करेगा, बिकॉज ये तो पैसा ला रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहा है इंडिया में, ठीक। अब देख लो,
अ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में राइज होगा तो क्या होगा भाई, आपका क्या बढ़ेगा, आपका जो इंडिया, बिकॉज आपको पता होगा पेमेंट जो होता है, जो पेमेंट होता है इंटरनेशनल मार्केट में, खासकर क्रूड ऑयल की मार्केट में, वो इंडियन रुपी में नहीं होता है, वो लोकल रुपीज में नहीं होता है, वो जो एक फॉरेन करेंसी जो स्ट्रांग है, जिसको एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सली ग्लोबली, दैट इज राइट नाउ यूएस डॉलर, उसी में पेमेंट होता है। ठीक, तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा तो जितने पैसे हम पहले दे रहे थे यूएस डॉलर्स में, हमें अब ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, सेम चीज होगी, यूएस डॉलर्स इंडिया से बाहर चले जाएंगे, इंडिया में यूएस डॉलर सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, फिर ये स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा पैसा कमजोर हो जाएगा। इतने फंडामेंटल तरीके से हम समझते हैं थिंक टैंक यूपीएससी पे, समझ रहे हैं आप? ठीक, वेरी गुड। सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे, अगर मजा आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, शेयर कर दो। जो भी पढ़ाएंगे एकदम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करके आओ, आप उसके एकदम समझ लो विवेकानंद बन जाओ उस टॉपिक के। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो, इसमें इतना ही था, कुछ खास नहीं। हालांकि जितना यहां बताया उतने से आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, इस बात का दावा है। ठीक, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो लाइव है, रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू चल रही है। शिखर के बारे में जरूर बताओ। थिंक टैंक यूपीएससी के व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ हमारे साथ। ठीक है, पूरी इकोनॉमी कवर कराएंगे, पूरी पॉलिटी कवर कराएंगे, उसके बाद देख सरप्राइज तुम लोग के लिए, देखो क्या कराऊंगा। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।